आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बायोग्राफी को। आज हम आर्थर नॉर्की की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे, जो एक अफ्रीकन पोइट थे। इन्होंने आफ्टर पोस्ट कॉलोनियल जो है उसके बाद लिखना शुरू किया था, और ये एक बहुत ही मशहूर राइटर थे और पोइट थे। आर्थर नेथ नॉर्की, ये इनका पूरा नाम है। वो एक साउथ अफ्रीकन पोइट थे। वो 16 दिसंबर 1942 को साउथ अफ्रीका के एक टाउन जिसका नाम ऑडिथ शरोन है वहाँ पैदा हुए। उनकी वालदा गैर शादीशुदा थी। मीन के वालिद और वालदा की आपस में शादी नहीं हुई थी, वो एक बास्टर्ड था। उन्होंने उनकी वालदा ने उन्हें कभी नहीं बताया था कि उनके वालिद कौन थे। उन्होंने स्कॉलरशिप की बुनियाद पर स्कूल में पढ़ाई की और उनकी शुरू से ही पोइट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। 1961 में उन्होंने केप टाउन जाने का फैसला किया, जहां उन्होंने वेस्टर्न केप के एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला ले लिया। लेकिन इस स्कूल में इन्हें सोशल सेग्रीगेशन का फेस करना पड़ा, क्योंकि उनका तल्लक कलर ग्रुप से था। कलर ग्रुप से मुराद उनके पेरेंट्स का तल्लक मुख्तलिफ रेसिस से था, और ये अपनी पोइट्री में अपर क्लास के लिए हेट को एक्सप्रेस करते थे। उनका जो वालदा थी वो और कलर ग्रुप से थी, अफ्रीकन थी, और वालिद जो थे वो और थे। तो इस तरह वो सोशल सेग्रीगेशन को उनको फेस करना पड़ा। उनके जो कलर की बुनियाद पर उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था। वो अपनी पोइट्री में क्या करते थे, उनकी पोइट्री में हेट स्पीच मिलती है, यानी कि वो हेट एक्सेस करते हैं अपर क्लास के लिए, क्योंकि वो उनको अपर क्लास जो है वो लोअर क्लास को बहुत ही मायूब और बुरे नज़र से देखती है। इसलिए वो फिर अपनी पोइट्री के ज़रिए वो अपने जो थॉट्स थे उनको एक्सप्रेस करते थे। मिसाल के तौर पर अगर आप उनका एक जो थम्बिंग लिफ्ट ये पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको अपर क्लास से रिलेटेड नफ़रत नज़र आएगी। उनके इस वर्क को मैबरी पोइट्री प्राइज़ की तरफ से, द इब्डन यूनिवर्सिटी की तरफ से प्राइज़ से नवाजा गया। वो प्राइज़ का नाम क्या था? मैबरी पोइट्री प्राइज़। 1965 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने से पहले उन्होंने थोड़े अरसे के लिए स्कॉलरशिप की बेस पर पोर्ट एलिज़ाबेथ में तालीम हासिल की। वहाँ से उन्होंने अपना बीए की डिग्री ली। बीए करने के बाद ये 1967 में कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया चले गए। फिर 1970 में ये लंदन वापस आए। अपनी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी के आगाज़ करने के लिए उन्होंने 11 दिसंबर 1970 को वहाँ पे उन्होंने लंदन में एडमिशन लिया पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी के लिए। और ये बहुत ही कम अरसे के बाद 11 दिसंबर 1970 में 28 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई। अब इनकी डेथ के बारे में जो सर्टन बातें पता चलती हैं कि कुछ कहते हैं उन्होंने सुसाइड किया था, डोज जो है वो एंग्जाइटी की वजह से उन्होंने सुसाइड किया था। कुछ कहते हैं ये वैसे ही दिल का दौरा पड़ने की वजह से डेथ हुई थी। तो यानी कि कोई भी ख़ास सर्टन बात नहीं है इसके बारे में कि ये हुआ था, लेकिन बहुत से लोगों की डिफरेंट जो है वो इंटरप्रिटेशन है। और इनकी अपनी पोइट्री में हमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन का जो है वो स्टेप भी नज़र आता है, और लोनलीनेस का थीम भी हम डिस्कस करेंगे इनकी वर्क्स के अंदर, तो आप देखेंगे तो ये भी काज़िज़ हो सकती हैं उनकी डेथ की। तो ये था उनका जो है वो थोड़ा ओवरव्यू। अब हम इनकी फ़िलॉसफी पढ़ते हैं कि उनकी राइटिंग स्टाइल क्या था, उनका मेन आइडिया क्या था, और वो किन पॉइंट्स की बिना पर जो है वो अपनी पोइट्री को लिख रहे थे। आर्थर नॉर्की को साउथ अफ्रीकन के फॉरगेटन पोइट के तौर पर भी कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद ये साउथ अफ्रीका के स्टूडेंट के दिलों में आज भी जिंदा हैं, और उनको सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। उन्होंने दिसंबर 1970 में अपनी 28वीं सालगिरह से कुछ दिन पहले ही सुसाइड कर लिया। उन्होंने अपनी पोइट्री को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया है, जहां ये एक डिह्यूमनाइजिंग पॉलिटिकल फोर्स के बावजूद एक पर्सनल पोइट्रिक आइडेंटिटी बनाने पर लगे हुए थे। उनकी फ़िलासफ़ी ये थी कि पोइट्री एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप किसी भी ताकतवर फोर्स से लड़ सकते हैं और अपनी आइडेंटिटी बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने जो पोइट्री है वो अपर क्लास से ना डरते हुए अपर क्लास के लिए हेट को एक्सप्रेस किया थ्रू हिज पोइट्री। पोइट्री इज़ अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, वो कहा करते थे। और उनका वर्क जो हैं, उनके जो वर्क हैं, उनके आल्दो उनके बहुत लिमिटेड वर्क हैं, लेकिन उनके जो वर्क्स हैं वो तमाम के तमाम क्या हैं, उनमें उनकी स्ट्रगल नज़र आती है, वो एक स्ट्रगल है। उन्होंने अपने वर्क्स के थ्रू हिस्ट्री जो इफ़ेक्ट हो चुकी थी उसको भी दिखाने की कोशिश की।
उनके लिए पोइट्री एक एक्सप्रेशन, एक सेल्फ एक्सप्रेशन का ज़रिया था। जैसे कि उनकी पोइट्री में हमें ज़्यादातर सेल्फ लाइनेशन और उनके कलर्ड होने का पता चलता है। उनकी लाइफ में होने वाले लॉसेस उनकी पोइट्री के थीम्स थे, जैसे कि उनको एक औरत से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन वो कनाडा हिजरत कर गई और उनको जो है वो बहुत मायूस छोड़ गई। उन्होंने अपने वर्क से तो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि पेरेंट्स की मिक्सिंग की वजह से, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी थे जो मिक्स थे, एक दूसरी रेस से तलक रखता था, दूसरी से, और रेशियल मिक्सिंग की वजह से जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होती उनको भी जो इंडिविजुअल्स थे जिस तरह वो उनको फेस करना पड़ता था, उनकी जो आइडेंटिटी क्राइसिस थे उनको फेस करना पड़ता, उसको हाईलाइट करने की कोशिश किया इन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर। ये अपनी पोइट्री में अपर क्लास के लिए हेट को जाहिर करते हैं। उनके लिए लिटरेचर का मैनी क्या है कि आप अपनी ज़ात को एक्सप्रेस कर सकते, सेल्फ एक्सप्रेशन उनके, और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक टूल्स है, हथियार है। उनकी पोइट्री में उनकी हमें डिप्रेशन की कैफियत भी नज़र आती है, जिस तरह उन्होंने बयान किया। जैसा कि उनकी एक पॉलिटिकल पोम है जिसका नाम जो है वो कंटिन्यूएशन है। इसमें ये एक्सप्रेस करते हैं कि किस तरह डिप्रेशन की वजह से मुकम्मल तौर पर इंसान जो है वो टूट जाता है, और ये मुकम्मल तौर पर जो है वो ड्रग्स पर डिपेंड थे। आल्दो उनके कैरियर का दौरानिया बहुत कम था, लेकिन ये लिटरेचर में आज भी एक पेनफुल और रियलिस्टिक आवाज़ देकर गए, और आज भी ये स्टूडेंट्स के दिलों में ज़िंदा हैं। ये सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस थे। उन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर जो है वो पेनफुल रियलिस्टिक लिटरेचर को पैदा किया, और ये जो है वो अपनी पोइट्री के अंदर जो है वो हेट्स को एक्सप्रेस करते हैं, और अपनी पोइट्री के अंदर अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को बताते हैं, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और रेशियल सेग्रीगेशंस इस चीज़ के बारे में भी ये बताते हैं। इनको भी एग्ज़ाइल का सामना करना पड़ा था फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ अफ्रीका। लोनलीनेस की बात करें तो उनकी सारी पोम में हमें लोनलीनेस का इमोशन नज़र आता है। उनकी पर्सनल लाइफ में होने वाले जो डेसोलेशंस और लॉस की तरफ इशारा है। उनका अपने होम टाउन से दूर रहना और अपने फादर का इल्म ना होना। उनकी लव लाइफ भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही। उनकी जो लवर थी वो उन्हें छोड़कर कनाडा चली गई। उनके जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा जो हैं वो डिप्रेस हो गए थे। एक तो ये भी पहले ही डिप्रेस थे और फिर अलाइनेशन महसूस करते थे, और दूसरा उनको जो कलर ग्रुप की वजह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, जिसने इनकी ज़िंदगी और मुश्किल बना दी। उनका इज़हार ये अपनी पॉलिटिकल पोम्स में अंदर करते हैं, जिसमें हमें ये अपार्थाइड और उसकी जो हिपोक्रेसी है उसको कंडेम कर रहे हैं। उसके बाद ये उनकी जो वर्क हैं डेड रूट्स, ये उनकी पोइट्री का पहला कलेक्शन था, और इस कलेक्शन में बहुत सी पोम जैसा कि कॉन्टिन्यूएशन, उसमें ये अपने डिप्रेशन से जो सफ़र कर रहे हैं और जो ड्रग्स पर मुनसर हैं उसका इज़हार करते हैं, और उसके बारे में बताते हैं कि हाउ पेनफुल एंड हाउ सफरिंग लाइफ ही इज़ स्पेंडिंग। उसके बाद इनकी जो पोम है द लॉन्ग साइलेंस, ये अपनी पोम लॉन्ग साइलेंस में बहुत ही सैडली और जो अप्रेस्ड अफ्रीकन्स हैं उनके बारे में बताते हैं, और अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं कि हाउ पेनफुल लाइफ इज़ स्पेंडिंग, और अपार्थाइड मूवमेंट्स, रेजिग्नेशंस और अपार्थाइड गवर्नमेंट की सक्सेस को बयान करते हैं, और अप्रेस्ड अफ्रीकन्स की हार, और जो रेजिग्नेशंस हैं और अपार्थाइड गवर्नमेंट की जो सक्सेस है उसको बयान करते हैं। ये दूसरे लफ्ज़ों में अफसोस का इज़हार करते हैं, ये क्योंकि ये सरकास्टिक वे में बयान करते हैं, तो इनका लहजा जो होता है वो सरकास्टिक होता है, जिसमें वो अफसोस का इज़हार कर रहे होते हैं कि अफ्रीकन जो हैं वो किस तरह जो हैं वो हार रहे हैं, अप्रेस्ड हो रहे हैं। और इनका जो लिटरेरी कैरियर का दौरानिया है बहुत कम है, लेकिन इन्होंने लिटरेचर के अंदर ऐसी वॉइस को नवाजा है जिसे पेस्ट वॉइस और विजन्स को नवाजा है, जो भले ही पेस्टिमिस्टिक हो मगर वो रियलिस्टिक थी। उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनकी पोम्स को पोस्थुमसली एक कलेक्शन जिसका नाम द डेड रूट्स जिसे 1973 में पब्लिश किया गया था, और लोनली अगेंस्ट द नाइट 1973 में पब्लिश किया गया था। उनकी पोइट्री जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। उनको कलर कहा जाता था और किस तरह उनको एग्ज़ाइल कर दिया गया था। 2000 में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका प्रेस ने पैट्रिया में एंथोलॉजी ऑफ डार्क कलेक्टेड पोम्स ऑफ ऑर्थर नॉर्की को पब्लिश किया।
उनकी थीम्स की अगर बात की जाए तो जैसा कि उन्होंने मोस्टली अपने एक्सपीरियंस पर लिखा, उनके बहुत से थीम्स पर वर्क हैं, लेकिन सबसे अहम दो ही हैं, दो ज़्यादा अहम है, रेशियल आइडेंटिटी एंड आइसोलेशन। अब और इसके अलावा वो रिग्रेट ये भी थीम को डिस्कस करते थे, लोनलीनेस भी थीम मेन थीम है। तो थीम ऑफ इंडरमेंसी, उनकी मदर का नाम जो था वो सिलिया पैटगेटेड था। ये एक कलर्ड डोमेस्टिक वर्कर थी। उनके फादर एक जूइश थे जिनका नाम आर्थर कैप्लन था। ये कहा जाता है कि सिलिया के एम्प्लॉयर के बेटे थे और इन दोनों के नाजायज़ तल्लुकात थे। जब ये प्रेग्नेंट हुई तो शर्मिंदगी से बचने के लिए उन्होंने एलिजाबेथ पोर्ट में पनाह ली, जो कि वेस्टर्न कैप का एक टाउन था। आर्थर की मदर ने उनसे उनके फादर के बारे में छुपाया, शायद शेम की वजह से, ये शायद उनके प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि आर्थर से उनका ओरिजिन छुपाया गया था। इसलिए इनकी ज़्यादातर पोम में हमें इंडरमेंसी का थीम भी मिलता है। पोर्ट एलिजाबेथ नॉर्की के एक शॉर्ट टाउन में पले बड़े, वहाँ भी उनकी माँ जो है डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम करती। उनके मेंटोर यानी डेनियस ब्रूटस के अकॉर्डिंग जिस सोसाइटी में ये पैदा हुए वहाँ रेसिस्ट ना होने का एक क्राइम था। नॉट टू बी अ रेसिस्ट वाज अ क्राइम। ये अफ्रीकन कम्युनिटी में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने इंग्लिश को कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करने पर तरजीह दी। उनकी फैमिली में इस वक्त भी ब्लैक और कलर्ड को सिम्बलाइज करती है। नॉर्की का शुमार उन चंद पोर्ट्स में होता है जिन्होंने अपनी पोइट्री में अर्बन साउथ अफ्रीका को सेटिंग के तौर पर यूज़ किया। उनकी अर्ली लाइफ के बारे में हमें ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती। उन्होंने प्रिजन सेल, सीक्रेट पुलिस इंटरोगेशन रूम्स, गोल्ड वर्कर्स और पॉलिटिकल रेफ्यूजीज को ऑब्जर्व किया। उनके कोलीग जिनका नाम मिस्टर मैफ्लोरन है, वो कहती हैं कि ये अपनी पास्ट की वजह से इतने ट्रबल थे कि वो अपने साथियों से उसका जिक्र करने से भी डरते थे। जब ये 1966 में यूके आए तो उनकी मुलाकात मैगी लोनेक्स से हुई, जो कि उनकी माउस बन गई। इन्होंने इन पर लिखना शुरू किया। ये अपने जर्नल में सोशल इवेंट और ऑक्सफोर्ड की एकेडमिक रूटीन के बारे में भी लिखा करते थे। जब ये स्कूल में थे तो ये कहा जाता है कि ये बहुत ही रिजर्व थे और बहुत से लोगों से ये नहीं मिलते थे और वो ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि इन्होंने रेशिम के ख़िलाफ़ उठाई है और ये जुल्म जो है वो खुद पे सहना पड़ रहा है। और वो अपनी पोइट्री से भी जाने जाते थे और वो अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के बारे में लिखते थे। जब ये ज़िंदा थे, अलाइव थे, तो उनकी पोइट्री इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी। डेनियस ब्रूटस जो कि एक एक्टिविस्ट हैं, उनके बारे में कहती हैं कि परहैप्स द बेस्ट साउथ अफ्रीकन पोइट ऑफ आवर टाइम। उनके मुताबिक आर्थर उनके वक़्त के एक सबसे बेस्ट शायर थे, शायद ही उनके जैसा कोई और हो। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उन्होंने साउथ अफ्रीका छोड़कर जाने का फ़ैसला किया और 1961 में यूके और कनाडा चले गए। जब उन्हें ये एहसास हुआ कि ये भी अपने होम टाउन वापस नहीं जा पाएंगे तो उन्होंने कलर्ड होने को ज़्यादा जो है वो और फ्रीली अंदाज में बयान करना शुरू किया। ही वाज अ पोइट इन एग्जाइल। उन्होंने अपनी पोइट्री के थ्रू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हाईलाइट करने की कोशिश की। 1969 के बाद उनकी हालत जो है वो बिगड़ती चली गई और ये अपनी एंग्जाइटी को दूर करने के लिए जो है वो ड्रग इस्तेमाल करते थे, साइकोलॉजिकल के पास जाते थे और साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो उसकी जो साइकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। 1970 में फरवरी में उन्होंने वर्क से जो है वो लीव ले ली ताकि ये जो है वो नर्वस डिसऑर्डर के लिए ट्रीटमेंट ले सके। शुरू में ये लगने लगा था कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनकी पोइट्री इस बात का रिफ्लेक्शन थी कि शायद वो कभी रिकवर ना हो पाएँ। 11 दिसंबर 1970 को ऑक्सफोर्ड के एक अपार्टमेंट में उनकी डेड बॉडी मिली। ये कहा जाता है कि उन्होंने मेडिसिन को ओवरडोज किया था और ये भी कहा जाता है कि शायद उन्होंने सुसाइड किया था, इसलिए उनकी डेथ के पीछे का जो सच है वो आज तक नहीं पता चल सका। उनके दोस्त डेनियस ब्रूटस ने ये कहा है कि उन्होंने बारबिट्रल टैबलेट्स का 45 बारबिट्रल टैबलेट्स का इस्तेमाल किया था, जबकि दूसरे सोर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने 10 से 15 टैबलेट्स का इस्तेमाल किया था। लेकिन जो भी उनकी डेथ उनकी डेथ जो थी वो एक्सीडेंट नहीं थी। ब्रूटस के अकॉर्डिंग उनकी मौत की वजह ब्रिटिश ब्यूरेंस जो है वो ब्यूरोक्रेसी थी और उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें 6 साल का इंतज़ार करने को कहा था और इस डायलेमा की वजह से उनकी डेथ हो गई। नॉर्की को ब्रूटस के साथ रिलेशनशिप उसका बहुत अच्छा था। जब ये पीटरसन हाई स्कूल में थे तो ब्रूटस उनके टीचर थे। ब्रूटस के अकॉर्डिंग ये एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट थे और एक फाइन पोइट थे।
ब्रूटस ने उनकी मदद की थी उनकी पोम्स को पब्लिश करवाने में। नॉर्की की पोइट्री के बहुत से थीम्स उनकी पर्सनल लाइफ में ही बेस करते हैं, जो ब्लैक और वाइट लाइफ है उनके दरमियान जो आइसोलेटेड है उसको महसूस करते हैं। उस वक़्त बहुत से अपार्थाइड लॉज जो थे वो उसके थ्रू वाइट और ब्लैक को सेपरेट किया जाता था, उसके बारे में हैं। उनके जो सम पोम्स हैं उनमें थैम्बिंग अ लिफ्ट, सोलिको सोथिका अपार्थाइड, डिस्बॉडी हाफ ब्रेड, शॉक थेरेपी, अ हाउस रिकनसाइल्स ट्रॉन्ट, ये वगैरह शामिल हैं। अगर हम उनकी बायोग्राफी को कंक्लूड करें तो हम उनकी पूरी लाइफ में सफ़र को देखते हैं, सफरिंग को देखते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में सफ़र करा पड़ा, उनको कलर होने की वजह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, ये अपनी फैमिली से बहुत दूर थे, उनकी लव लाइफ भी कुछ ख़ास नहीं थी। उनकी पोइट्री उनकी पर्सनल लाइफ के मिरर है जिसमें हमें लॉस अलाइनेशन देखने को मिलता है। इवन कि ये दूसरे राइटर जैसे जेन ऑस्टन की बुक से भी रीड करते थे और अपना अलाइनेशन को दूर करने के लिए उनकी बुक्स को रीड किया करते थे। तो ये था आज के हमारा टॉपिक, हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने आर्थर नॉर्की की बायोग्राफी को देखा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।